और हाइपरबोला में आज इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दिस, कल जो लास्ट में आपने बात पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू थीटा वन थीटा टू पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला, उस पर बेसिक रिजल्ट कंप्लीट कर ले रहे हैं और फिर जो है अपन इसमें आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिजल्ट है बेसिकली ये, जैसा आपने एलिप्स में भी पढ़ा था। तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि if equation of chord joining theta 1 and theta 2 points passes through focus, then tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2 is equal to 1 minus 3 upon 1 plus रिजल्ट। ये आपने बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट जो है इलिप्स में भी पढ़ा था। इसको अपन वेरीफाई करेंगे। कल अपन ने थीटा वन और थीटा टू इन दो पॉइंट्सों को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन बनाया था। उसी कॉर्ड की इक्वेशन को अब अपन फोकस से पास कराना है, मतलब फोकल कॉर्ड बनानी है। और इफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन थीटा टू पॉइंट्स इज passes through focus, then the result is tan theta 1 by 2 into tan theta by 2 equals to 1 minus e upon 1 plus. So we have to verify this. So for this, first we write the equation of chord joining theta 1 and theta 2 points जो कल आपने लिखा था। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन। कल जो आपने कॉर्ड की इक्वेशन बनाई थीटा वन थीटा टू पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो था x अपॉन ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस y अपॉन बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा वन cos theta 1 minus theta 2 by 2 minus sin theta 1 upon cos theta 1। एक बार मैच कर लेना, लास्ट इक्वेशन अपन ने कल यही बनाया था। sin theta 1 plus theta 2 by, तो ये आपने कल इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2 पॉइंट्स। नाउ अब आपको बोला है कि ये कॉर्ड यदि फोकस से पास हो जाए, फोकल कॉर्ड हो जाए, तब ये रिजल्ट बनता है। तो इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। तो नाउ B passes through this chord from focus, and we know that coordinate of focus is e comma 0। इसको e 0 से सेटिस्फाई कराएं, मतलब x की जगह आप e लिखोगे, एक ही कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। y की जगह पर 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 1 अपॉन cos थीटा 1 कॉमन ले लिया इन ब्रैकेट, या cos a माइनस b का फॉर्मूला, cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। 1 अपॉन cos थीटा 1 को कॉमन लिया, sin थीटा 1 बचा, sin थीटा 1 को अपन ने लिख दिया
2 sin थीटा 1/2 cos थीटा 1/2, और यहाँ पर sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin। तो ये हमारा रिजल्ट। सबसे पहले हमने कल जो कॉर्ड की इक्वेशन लिखी थी वो कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है। कॉर्ड की इक्वेशन लिखने के बाद फोकस से पास कराया और राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। So we get this term. Again, we simplify right hand side only. 1 upon cos theta 1 remains as such in bracket. इसको ओपन करेंगे। When we open this bracket, we get, ये पहली लाइन ऐसा रहेगी cos theta 1/2 cos theta 2/2 plus sin theta 1/2 sin theta 2/2। ओपन करेंगे तो we get 2 sin square theta 1/2 cos theta 1 into cos theta 2 और माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 2 sin थीटा 1/2 sin थीटा 2/2 और cos स्क्वायर थीटा 1/2। ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट आने वाला है। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक्चुअली है ये, जब आप इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हो तो ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बनता है। ये पूरा टर्म, इतनी बात। ये cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बनती है। ये कैसे बनती है यही आपको वेरीफाई करा रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसा रखा है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले 1 अपॉन cos थीटा 1 कॉमन लिया, उसके बाद यहाँ cos a माइनस बी का और यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला डाला। दिस इज cos a माइनस बी, यहाँ sin थीटा 1 बचा और दिस इज फॉर्मूला फॉर sin a प्लस बी। नाउ ये फर्स्ट लाइन रिमेन्स एज सच और सेकंड लाइन में ब्रैकेट ओपन किया, ये 2 sin थीटा 1/2 cos थीटा 1/2 को दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो वी गेट दिस थिंग। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दिस। सर सेकंड लाइन के फॉर्मूले बताना और एक बार। सेकंड लाइन में केवल ब्रैकेट ओपन किया। सेकंड लाइन मतलब ये ना, तो पहले वाले इसमें जहाँ पे अपनी इसमें सबसे पहले ये जो कॉर्ड कल आपने बनाया था उसको फोकस से पास कराया, मतलब एक्स की जगह पर ए ही लिखेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, केवल ई बचेगा और वाई की जगह पर 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसको लिखा नहीं। अब राइट हैंड साइड पे आते 1 अपॉन cos थीटा 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2/2, इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला डाला। फिर ये माइनस साइन थीटा 1 बचा, साइन थीटा 1 को इतना लिख सकते साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, तो ये साइन थीटा 1 का वैल्यू है और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो ओवरऑल जो आप ध्यान में करेंगे कि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जो आपको रिजल्ट पहले ही बता दिया कि जब अपन राइट हैंड साइड को, ये 2 स्टेप हुए राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके, अगले 2 स्टेप में आप देखोगे कि राइट हैंड साइड की ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 बनती है। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, वहां तक लेके जाऊंगा मैं इसको, 2 स्टेप में आ जाएगा अभी। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नाउ फर्दर स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को केवल राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 2 देखिए।
यहाँ पर आप देख रहे हो ये 1/cos θ1 तो ऐसा सच है, इन ब्रैकेट ये जो दो टर्म है फर्स्ट और थर्ड टर्म, इसमें cos θ1/2 cos θ2/2 कॉमन आ जाता है। जब आप ये कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ1/2। ऐसी रिमेनिंग दो टर्म जो है उनमें माइनस का साइन θ1/2 और साइन θ2/2 कॉमन है। जब आप इसको कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर θ1/2 -1। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म साथ में लिए, सेकंड और फोर्थ टर्म साथ में लिया। फर्स्ट और थर्ड टर्म में cos θ1 cos θ2 कॉमन हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ टर्म में sin θ1 sin θ2 कॉमन हो जाएगा। जैसे ही आपने ये कॉमन लिया तो देखिए वो रिजल्ट बन जाता है। अब आप ये जानते हो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ1/2 को आप cos θ1 लिख सकते हैं, और 2 cos स्क्वायर θ1 -1 को भी cos θ1 लिख सकते हैं। ये दोनों cos θ1 होते हैं, तो इनको cos θ1 लिख के कॉमन लेके बाहर वाले cos θ1 से कैंसिल कर देंगे। सो वी गेट, सर आवाज नहीं आ रही। एक बार री एंटर करो बेटा, ठीक है। तो इसको cos θ1 इसको cos θ1 लिखना, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका cos θ1/2 इंटू cos θ2/2 माइनस sin θ1/2 और sin θ2/2। और cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी होता है cos ए प्लस बी। तो ये चार स्टेप्स हैं जिसमें केवल हमने ये वेरीफाई किया। कल जो इक्वेशन बनाई थी उसका राइट हैंड साइड है ये पूरा, और इसमें आपने केवल ये देखा कि ये जो पूरी बात जो कल आपने लिखी थी ये बनती है cos θ1 प्लस θ2/2। मतलब मेनली अपन ने जो कल कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है उसको आप राइट हैंड साइड को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये cos θ1 प्लस θ2/2 तक पहुंच जाता है। इतना नोट कर लीजिए, और अगले स्टेप में अगले पेज पर अपने अपने रिजल्ट ला लेंगे। तो अभी तक देखिए मैंने कल जो कॉर्ड अपन ने पढ़ा था वो कॉर्ड लिया, वो कॉर्ड के राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, ये पूरा राइट हैंड साइड है, ये पूरा सिंप्लीफाई होकर cos θ1 प्लस θ2/2 आता है। और अब ये फोकल कॉर्ड है, मतलब फोकस से पास कराएंगे तो AE, 0 से पास करा दिया। एक्स की जगह पर AE लिखा, वाई की जगह पर 0 लिखा। तो वी गेट दिस रिजल्ट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले 2-3 स्टेप में वी गेट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि ये था। इलिप्स में भी ऐसे ही करा था, हाइपरबोला में भी सेम। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर एक बार लास्ट सेकंड स्टेप बताना। इसमें तो cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b का फॉर्मूला, सर ऊपर वाले स्टेप से कैसे कन्वर्ट हुआ वाला? ये फॉर्मूला होता है। इसको cos θ1 लिख सकते हैं और इसको भी cos θ1 लिख सकते हैं। cos 2 थीटा के आपने फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल होता है उसका डबल एंगल आता है। इन दो रिजल्ट से हमने ये लिखा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ1/2 को cos थीटा लिखा, और 2 cos स्क्वायर θ1/2 को हमने cos थीटा लिखा। दोनों को cos थीटा लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये भी cos θ1 है, ये भी cos θ1 है, तो ये बाहर वाले cos θ1 से कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेंगे ये दो टर्म एंड वी गेट अवर रिजल्ट। चलिए, तो पेज नंबर 3। So finally we have
अपने पास जो बन गया वो इतना बराबर इतना बन गया, तो अपन अब इस रिजल्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो वेरीफाई किया वो आपने वेरीफाई कर लिया कि e into cos theta 1 minus theta 2 by 2 is equals to cos theta 1 plus theta 2 by 2. And therefore, this implies e upon 1 is equals to, इससे डिवाइड कर दिया cos theta 1 plus theta 2 by 2 divided by cos theta 1 minus theta 2 by 2. और अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओ और यू गेट द रिजल्ट। तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1, इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में करेंगे। यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। cos c माइनस cos d हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई, तो ये माइनस का आएगा वो माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d बनेगा इन दोनों का सम। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई, ये 2 कैंसिल हो गए, ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e और साइन बाई कॉस tan थीटा 1 बाई 2 हो जाए और दूसरा tan थीटा 2 बाई 2। तो वी गेट अवर रिजल्ट। यही वेरीफाई करना था। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। तो थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड लेना है, उसको बस फोकस से पास करा देना। सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही दो दो रिजल्ट आपने एलिप्स में पढ़े थे, उसमें भी आपने दो रिजल्ट ऐसे पढ़े थे कि जब फोकल कॉर्ड मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस को ए लेंथ पर इंटरसेक्ट करेगी, सॉरी सी लेंथ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पर एक रिजल्ट बनाया था। और दूसरा रिजल्ट जब वो फोकल कॉर्ड हो जाती है तभी भी आपने एलिप्स में ऐसा रिजल्ट बनाया। तो एलिप्स में जैसा था बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट हाइपरबोला में भी बना। तो थीटा 1 थीटा 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड लेना है। कॉर्ड लेने के बाद उसको फोकस से पास कराना है और जैसे ही फोकस से पास कराओगे वी गेट दिस रिजल्ट। तो नोट कर लीजिए, रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है आपका, अब ये पार्ट पोर्शन जो अब आप डिस्कस कर रहे हो ये आपने पहले ना तो पैराबोला में ना सर्कल में ना एलिप्स में पढ़ा, केवल हाइपरबोला में ही इसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है एसिम्पटोट्स, पेज नंबर 4। तो एसिम्पटोट्स ये केवल हाइपरबोला में ही डिफाइंड होते हैं और एसिम्पटोट का जो डेफिनेशन है, एसिम्पटोट्स of hyperbola are two lines which touches the hyperbola at infinity। मतलब इनडायरेक्टली हाइपरबोला पर इन्फिनिटी पर जो टेंजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एसिम्पटोट्स। ठीक है,
सो एक लाइन में डेफिनेशन, यदि आप एसिम्प्टोट वर्ड कहीं भी आता है तो आप उसको एक लाइन में इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि एसिम्प्टोट्स आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी। टेंजेंट्स एट इंफिनिटी का मतलब है ऐसे लाइंस जो हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करें, उनको हम बोलेंगे टेंजेंट एट इंफिनिटी, और उन्हीं को नाम दिया जाता है एसिम्प्टोट्स। ठीक है, यही इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये आपका हाइपरबोला है, और इस हाइपरबोला में ऐसे दो लाइंस क्योंकि हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करेंगे। ये जो दो लाइंस आपने बनाए हैं, इन दो लाइंस को बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। These two lines are said to be asymptotes. Tangents at infinity, बस एक छोटे से लाइन में डिस्क्राइब कर देना है आपको। और अब अपन इस टेंजेंट्स एट इंफिनिटी मतलब एसिम्प्टोट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इनके इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके बीच में एंगल क्या होता है, इनकी और क्या खासियतें हैं। ठीक है, सो किसी भी कर्व पर जो इंफिनिटी पर टेंजेंट बनेगी, वो इंफिनिटी पर टेंजेंट का मतलब हुआ कर्व को इंफिनिटी पे टच करेगी। वो इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है कि कभी टच नहीं करेगी, बस उस कर्व के पैरेलल पैरेलल जाएगी। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी, और इन्हीं को नाम दिया गया है एसिम्प्टोट्स। तो दीज आर दी टू एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो सबसे पहली बात, अपन यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोट्स, पहले इनका इक्वेशन मेंशन कर देते हैं। तो फॉर हाइपरबोला x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Equation of asymptotes are x square upon a square minus y square upon b square equals to 2. मतलब ये आपने याद रखना है, हाइपरबोला और उनकी एसिम्प्टोट्स के बीच में डिफरेंस केवल कांस्टेंट का होता है। आप यदि इस वन को जीरो से रिप्लेस कर दोगे तो आपको ये दो लाइंस की इक्वेशन मिलेगी। इस वन की जगह पर मैंने जीरो लिखा है, यदि वन लिखोगे तो हाइपरबोला की इक्वेशन, जीरो लिखो वन को जीरो से रिप्लेस कर देंगे, सो वी गेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो ये दो लाइन है एक्चुअली। यदि आप इसको फर्दर से इसको ट्रांसफर करो, फिर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन y square upon b square is equals to x square upon a square. This implies y square is equals to b square upon a square x square. Now this implies y is equals to plus minus b upon a x. So these are the two lines. ये जो पहली वाली लाइन होती है, यह है y बराबर b upon x, सेंटर से पास हो हाइपरबोला से। और ये जो लाइन है दूसरा वाला, ये y is equals to minus b upon। तो एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? टेंजेंट्स एट इंफिनिटी ऑफ हाइपरबोला आर कॉल्ड द एसिम्प्टोट्स। हाइपरबोला और उसकी एसिम्प्टोट्स के बीच में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। यदि मैं वन को जीरो से रिप्लेस कर दूं, ये याद रखने के लिए है कि वन की जगह पर जीरो लिख देते हैं तो हाइपरबोला का इक्वेशन एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इसी इक्वेशन को यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो वी गेट टू लाइंस, y इक्वल्स टू mx टाइप के दो लाइन मिलेंगे। और जब भी लाइन y इक्वल्स टू mx है तो ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। आपने ये पढ़ा है, यदि किसी लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है
line always passes through the origin. So ये लाइन ओरिजिन से पास होने वाली होगी. ओरिजिन यहाँ पर हाइपरबोला का सेंटर है, मतलब both the asymptotes passes through the center of hyperbola. तो tangents at infinity are called the asymptotes. इतनी बात में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सवाल है आपका तो पूछिए. चलिए, तो अब इसमें अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स. सबसे पहला प्रॉपर्टी है हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट्स के इक्वेशन बिल्कुल सेम होते हैं. मतलब हाइपरबोला and its conjugate have same asymptotes. हाइपरबोला की और कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इन दोनों के लिए एसिम्पटोट्स के इक्वेशन सेम होते हैं, क्योंकि आप जानते हो यदि ये मैंने स्टैंडर्ड हाइपरबोला लिया है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होगा वो वाई एक्सिस के अलाउंग बन जाएगा. तो इसी डायग्राम में मैं यदि कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाऊं तो ये बनेगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला. और आप देख रहे हो कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए भी हमको सेम वही दो लाइनें मिल रही हैं. इसलिए हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही लाइन होते हैं, y बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स. दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिम्पटोट. दूसरा, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, एसिम्पटोट्स हमेशा सेंटर से पास होते हैं. तो सेकंड प्रॉपर्टी है asymptotes always passes through the center of hyperbola. Asymptotes always passes through the center of hyperbola. Property number 3. आप देखें कि एसिम्पटोट्स की जो लाइनें हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं वो बाइसेक्टर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं. मतलब the angle bisectors of angle between asymptotes are कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स. दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं वो बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं. ये वाले एंगल का बाइसेक्टर एक्स एक्सिस होगा और ये वाले एंगल का बाइसेक्टर वाई एक्सिस होगा. तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहने का मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस are the angle bisectors of angle between asymptotes. This is the third property. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. Moving on to property number 4, page number 5. सर इनका इक्वेशन आया कैसे? जीरो से इक्वेट किया. दो लाइनें बनती है ना एक्चुअली ये, तो आपको स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट करना था. जब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना था तो कांस्टेंट के हमने जीरो से रिप्लेस कर दिया. तो दीज आर दी टू लाइंस. तो इंफिनिटी पे टच करेंगी वो लाइन बनेगी, कर्व की इक्वेशन नहीं होगी. ओके सर. प्रॉपर्टी नंबर 4.
अब अपन इन दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल लिख रहे हैं. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स. Property number 4. Angle between asymptotes is 2 tan inverse B upon A. 2 tan inverse B upon A is the angle between asymptotes. मतलब ये दोनों asymptotes के बीच का ये जो एंगल है, यदि आप इसको थीटा मानते हो तो ये जो tan थीटा का वैल्यू है ये 2 tan इनवर्स बी पाई आता है, क्योंकि बड़े इजीली आप बता सकते हो, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये लाइन का स्लोप v अपॉन है. यदि लाइन का स्लोप b अपॉन a है तो यू नो दैट स्लोप जो होता है tan थीटा होता है और tan थीटा होता है b अपॉन a. यहाँ पर b अपॉन a स्लोप है इसका, तो ये वाला एंगल आएगा tan इनवर्स b पाई a. ये वाला एंगल भी आएगा tan इनवर्स b पाई a. तो tan इनवर्स b पाई a प्लस tan इनवर्स b पाई a इज 2 tan इनवर्स b पाई a. तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट जो है वो 2 tan इनवर्स b पाई a होता है. या फिर इसी को आप 2 sec इनवर्स e भी लिख सकते हैं. 2 sec इनवर्स e. मान लो आपको ए और बी नहीं दिया है, एसेंट्रिसिटी दी है और उससे आपको एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स निकालना है, तो ये 2 sec इनवर्स e. दोनों बातें बराबर हैं. या तो आप इसको 2 tan इनवर्स b बाई a लिखें या फिर 2 sec इनवर्स e लिखें. ये 2 tan इनवर्स b बाई a से 2 sec इनवर्स e कैसे आता है ये मैं वेरीफाई करता हूँ अभी. मतलब बेसिकली ये है कि tan इनवर्स b बाई a sec इनवर्स e के बराबर होना चाहिए. इसको अपन वेरीफाई कर देते हैं यहाँ. तो वो देखो अभी एक तो डायग्राम से ये शो हो ही रहा है कि ये tan इनवर्स b बाई a है. तो tan इनवर्स b बाई a प्लस tan इनवर्स b बाई a 2 tan इनवर्स b बाई a होता है. एंगल तो ये आ जाता है. ठीक है. और अगली बात, ये दोनों कैसे बराबर होते हैं उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं. सो देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पहुंचने के लिए मैंने सपोज कर लिया लेट tan इनवर्स b बाई a is equal to theta. So now this implies tan theta is equal to b upon a. tan theta is equal to b. अब tan थीटा से मेरे को sec थीटा का वैल्यू करना है. मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया और स्क्वायरिंग करने के बाद बोथ साइड 1 ऐड. आप ये जानते हो इलिप्स के लिए, सॉरी हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी में रिलेशन ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1. इससे जब डिवाइड करोगे और 1 को ट्रांसफर करोगे तो ये ई स्क्वायर, मतलब मैं 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ई स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर मैंने ई स्क्वायर लिख दिया. यहाँ से आ गया sec थीटा इज इक्वल टू e, और थीटा को अब अपन लिख सकते हैं sec इनवर्स e, जबकि थीटा हमने माना था tan इनवर्स b बाई a. So therefore indirectly ये शो हो गया कि tan इनवर्स b बाई a sec इनवर्स e के बराबर है. इसलिए अपन यहाँ पर tan इनवर्स b बाई a की जगह sec इनवर्स e भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. सर बोलो. सर वो लास्ट तक कैसे वही समझा नहीं. कौन सा? सर वो आपने वो इक्वल कैसे की.
क्या पूछ रहे हो, आवाज ही नहीं आ रहा। सर वो आपने नीचे में लिखा है tan v बाई और सेक इनवर्स ई, वो कैसा है? देखिए, ये जो थीटा है, थीटा को आपने क्या माना था, tan इनवर्स थीटा। तो ये थीटा की जगह मैंने tan इनवर्स थीटा ही है, और sec इनवर्स ही तो है ही। ठीक है, नोट कर लो अभी। अब इसी एंगल से रिलेटेड एक बात और आपको बताते हैं, और फिर इसमें एक दो प्रॉपर्टी पर और डिस्कशन करें। तो ये अपना फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, एंगल बिटवीन एफ एंड टू। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर ये हाइपरबोला जो बोलते हैं अपन, वो बीच में के पार्ट को बोलते हैं या दो कर्व के साइड वाले पार्ट को बोलते हैं? बोलते हैं, ये जो ब्रांच बनी है ये हाइपरबोला होती है। मतलब वो सिर्फ ब्रांच ही? हाँ, केवल ब्रांच को ही हाइपरबोला। अच्छा ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर, यदि आपने ये माना, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखना, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एस एंड टू, then tan theta is equal to 2ab अपॉन, इससे भी आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। tan थीटा का जो वैल्यू है वो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ अभी। तो बड़ा सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ फाइव का बोला, इसके पहले वाले पेज में ये लिखा है कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स जो होता है वो होता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं वेरिफिकेशन। आपने अभी ये मेंशन किया, यदि थीटा एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स है तो वो 2 tan इनवर्स b बाई u। ये फॉर्मूला भी आपने इसके जस्ट पहले, सबसे मैं यहाँ पर पहुंच रहा हूँ। एक्चुअली इससे बेसिकली मिलता है tan थीटा बाई 2। इसे डिवाइड करेंगे और tan को ट्रांसफर करेंगे तो वी गेट tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 आपको d बाई a में। अब वी नो दैट कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा को आप लिख सकते हो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। जो एंगल यहाँ पर आता है उससे जस्ट आधा एंगल, मतलब यहाँ पर आपको मैं ये फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला। अब यदि यहाँ पर आप एंगल आधा करोगे, मतलब थीटा करोगे, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो बाई दिस फॉर्मूला, सिंस tan थीटा जो होता है वहां से 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। tan थीटा बाई 2 का वैल्यू b बाई है, और नीचे b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। When we take the LCM, so we get 2ab upon a square minus LCM लोगे तो ये आ जाएगा। So therefore we get the result, if theta is angle between the asymptotes, तो आपको ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन फॉर्मूले होगा। एक तो 2 tan इनवर्स b बाई, एक तो 2 sec इनवर्स e, या फिर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो 2ab upon a square minus b square. This is also the angle between the asymptotes. So we have three formula for calculating angle between asymptotes. Take the screenshot, कोई डाउट है तो पूछिए।
पेज नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 6। आप यदि किसी हाइपरबोला की इक्वेशन में से उसकी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलता है। ये एक रिजल्ट है इसमें। h minus c is equals to 2a। h is the equation of hyperbola, c is the equation of conjugate hyperbola, a for asymptotes। ठीक है, तो इसको आप इजीली देख सकते हो। आप हाइपरबोला की इक्वेशन ये जानते हैं भैया, h जो है वो हाइपरबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू। कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब आप देख रहे हो इस बात से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। यदि मैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो वी गेट ट्वाइस ऑफ दिस क्वांटिटी, इसको हमने ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो these are the some properties of hyperbola, asymptotes of hyperbola। कि हमेशा ये हाइपरबोला के सेंटर से पास होंगी, इनके बीच में एंगल 2 tan इनवर्स b by a 2 sec इनवर्स e, या फिर tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन सेम मिलेंगे। ये passes थ्रू द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और एक और बात आप इसमें लिख सकते हैं कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ऑफ हाइपरबोला। मेजर एक्सेस जो सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों से सेम एंगल बनाती हैं, क्योंकि आपने बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस इनके बाइसेक्टर हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सेस यदि बाइसेक्टर है, एंगल के बाइसेक्टर्स हैं, तो इसलिए ये इक्वली इंक्लाइंड भी होती है। और लास्ट में आपने लिखा हाइपरबोला में कॉन्जुगेट हाइपरबोला को यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ट्वाइस ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरबोला उसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन से केवल कांस्टेंट के मामले में डिफर करता है। केवल कांस्टेंट मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन में इस 1 की जगह पर 0 लिख दिया है तो आप एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में पहुंच गए। मतलब हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। वेरिएबल में कहीं कोई चेंजेस नहीं करने, केवल कांस्टेंट 1 को 0 से रिप्लेस करने के बाद वी गेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो अभी आपके मन में कोई सवाल है इतनी बात को लेके तो पूछ लीजिए, अदरवाइज कीजिए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें अब अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। एसिम्प्टोट्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगला डेफिनेशन के लिए हमको बहुत ज़रूरी था, और वो है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या उसको इक्विलैटरल हाइपरबोला भी बोलते हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इक्विलैटरल हाइपरबोला। तो डेफिनेशन ये है
any hyperbola x square upon b square minus y square upon b square equals to 1 is said to be rectangular hyperbola if a equals to b। या इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, और एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज इक्वल टू फाइव। किसी भी हाइपरबोला के लिए एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री नहीं होता, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 2 tan इनवर्स b by a होता है। ये आपने अभी वेरीफाई किया, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 2 tan इनवर्स b by a। अब यदि ये एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल, ये जो थीटा है, ये यदि 90 डिग्री हो जाता है, मतलब एसिम्प्टोट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन हाइपरबोला बिकम्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वो हाइपरबोला जो है वो हाइपरबोला का एक पर्टिकुलर टाइप, जिसको अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जो कि ये दोनों बातें बराबर हैं, चाहे आप a बराबर b बोलो, चाहे आप ये बोलो कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री, बोथ आर द सेम थिंग, बिकॉज इसको यदि आप 90 से इक्वेट करेंगे, ये एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स है और आपको बोला एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री। मैं यदि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री से इक्वेट कर लूं, तो आप इस 2 से डिवाइड करके 10 को ट्रांसफर करेंगे तो 10 45 बनेगा। अब यू नो दैट 10 45 1 होता है, इससे आपको ये बराबर b, मतलब दोनों बातें सेम है। आप a बराबर b बोल दें या फिर ये बोल दें कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री, दोनों बातें बराबर आएंगी। ठीक है, तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि ऑलवेज एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स ऑफ एनी हाइपरबोला कभी भी 90 डिग्री नहीं होता, एंगल ये होता है 2 tan इनवर्स b by a। जब ये एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फिर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाने लगेगा, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि ये बराबर b होगा। अब आप देखें कि जब ए और बी को बराबर डाल दोगे यहाँ पर, तो हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे दिखने लगेगी, तो अब अपन उस पर अगले पेज पे डिस्कशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 8। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी दिखने में ऐसे ही दिखता है, बस दोनों में फर्क क्या होता है, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में केवल डिफरेंस ये है कि उसमें ए और बी अलग अलग नहीं होते, ए बी बराबर हो जाते हैं। जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो उस केस में हाइपरबोला को अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने लगेंगे। सो देयरफॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप भी आपको ऐसे दिखेगी। कितना चेंजेस कहाँ कहाँ आता है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो इक्वेशन में चेंज आएगा, क्योंकि ए और बी को बराबर करना है। Therefore, इक्वेशन ऑफ rectangular hyperbola is x square minus y square equals to a। ए और बी को बराबर करना था, तो हमने बी की जगह पर ए लिख दिया। सो हाइपरबोला जब इस तरीके का फॉर्मेट आपको कभी भी दिखेगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। ठीक, इसकी शेप भी बस ये आएगी। फर्क कहाँ पर आएगा वो देखिए, पहली बात होगी। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ऑलवेज रूट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होता है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा मोर देन 1 होती है, ई ग्रेटर देन 1 होता है। √2 का वैल्यू 1.414 है, विच इज ऑल्सो मोर देन 1।
लेकिन जब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, मतलब जब ए और बी बराबर हो जाएंगे, तो एसेंट्रिसिटी √2 आती है, वो की बड़े इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो सिंस यू नो दैट कि बी स्क्वायर बराबर एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है। आप क्योंकि ए और बी बराबर हो गए, तो अपन बी की जगह अपन ए डालेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस इंप्लाइज ये कट जाता है, ये 1 आता है, 1 को ट्रांसफर करोगे तो e square बराबर 2 आता है, and when we take square root on both sides of this equation, so we get eccentricity √2. Rectangular hyperbola is a particular type of hyperbola in which a and b are equal, and when a and b are equal, then eccentricity of hyperbola becomes √2. इसलिए हमेशा याद रखें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कभी भी वर्ड आएगा उसका एसेंट्रिसिटी √2 होता है। और अब इसी में साथ में एसिम्पटोट्स की बात कर लें। सो दूसरी बात यह है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज y इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि एसिम्पटोट्स के इक्वेशन ये होते हैं। अब इसमें ए और बी को अपन ने बराबर कर दिया, ए और बी कट जाएंगे, तब इस केस में यदि आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, मतलब यदि मैं इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसा लेंगे, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और उस केस में अब एसिम्पटोट्स की इक्वेशन y बराबर x और y बराबर माइनस, बाकी खासियतें सारी वही हैं। और y बराबर x और y बराबर माइनस x ले रहे हो, तो अब आप ये जान रहे हो कि यदि ये लाइन y बराबर x है तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, मतलब एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री हो जाएगा। और जब भी एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री हो, हाइपरबोला को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइपरबोला इन विच a and b are equal और एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री। ठीक है, तो कभी भी एंगल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हो। अगली जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी हमेशा √2 ऑलवेज √2 होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इतनी बात में कोई डाउट है आपको? सर वो 90 डिग्री वाला और एक बार बताना। क्या बोले? आपने भी जो 90 डिग्री का बताया और एक बार बताना। ये एंगल यदि आप निकालोगे y बराबर x, इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप है 1। स्लोप 1 का मतलब है tan थीटा 45, tan थीटा जो सॉरी थीटा 45 है, थीटा 45 है, मतलब ये एंगल जो है वो 45 है, क्योंकि इसका स्लोप 1 है तो एंगल 45 डिग्री होगा। और ये भी स्लोप -1 है तो एंगल -45 है। जो टोटल एंगल हो गया वो कितना हो गया? 90। पहले जो 2 tan इनवर्स b पाई ये था वो अब 90 डिग्री हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सर ये जो डायग्राम है सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है? दोनों के डायग्राम सेम है, बस फर्क ये होता है कि जब आप हाइपरबोला लिखते हो तो एसिम्पटोट ऐसे बनते हैं, ठीक है, इनके बीच में एंगल 2 tan इनवर्स b पाई होता है। जब आप रेक्टेंगुलर लिखोगे तो भी डायग्राम यही बनेगा, बस इसमें होता यह है कि ये जो एसिम्पटोट्स हैं ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हो जाते हैं, मतलब एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90। जब एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो बड़ा ये है कि जब ये नंबर्स आप जब हाइपरबोला लिखते हो, जब आप ये जो नंबर्स हैं जो यहाँ लिखे हैं ये यदि अलग अलग दिखें तो फिर हाइपरबोला आपका हाइपरबोला ही होगा। लेकिन जब ये दोनों नंबर्स बराबर हो जाते हैं, मतलब यदि मैं 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 लिखूँ, मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 y स्क्वायर अपॉन 2 लिखूँ, तो ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब बहुत पर्टिकुलर केस है
कि आप ये जानते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जब आप ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो एक आध पर्टिकुलर केस आपको ऐसा मिलेगा जब ए और बी बराबर हो जाएंगे। तो जब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो उस केस में हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर नाम दे देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इतना डिफरेंस है बताओ। सर इसका कॉन्जुगेट भी होता है? कॉन्जुगेट भी इसका यही होता है, जैसा वहां पर होता है सेम यहाँ पर होता है। ये माइनस ये प्लस हो जाए तो ये वाला जो हाइपरबोला बन रहा है ये इसका कॉन्जुगेट है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि ए और बी बराबर हो गए तो उसको रेक्टेंगुलर बोलेंगे, बाकी सारी कहानी बिल्कुल वैसे ही, बहुत पर्टिकुलर टाइप हो जाएगा बस ये उसका। और कोई डाउट है आपको इसमें पूछ लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर सर कभी कभी लोकस वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मतलब इक्वेशन आता है x इंटू वाई, तो वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही होता है क्या? वहां हाँ पे लिखा होता है ऐसा। हाँ हाँ, ये कल की क्लास में इस हाइपरबोला का एक और बहुत स्पेशल टाइप आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो और पर्टिकुलर केस है इसका, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। इस हाइपरबोला को यदि आप 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे, मतलब जब आप ये जानते हो कि किसी हाइपरबोला में यदि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री हो तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और यू ऑल्सो नो दैट कि कोऑर्डिनेट एक्सेस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो यदि मैं हाइपरबोला को 45 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है 45 डिग्री रोटेट होने के बाद, जैसे अभी आप हाइपरबोला ये बनाते हैं, इसमें आपने ये एसिम्प्टोट्स बनाए हैं और उसमें हम ये मान के चले कि एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन यहाँ पर ये जो एसिम्प्टोट्स हैं ये y बराबर है और y बराबर माइनस। अब मैं यदि ये पूरे सिस्टम को 45 डिग्री रोटेट कर दूं, 45 डिग्री रोटेट, 45 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45। तो यदि मैं पूरे हाइपरबोला सिस्टम को 45 डिग्री से रोटेट करूंगा तो रोटेट होने के बाद ये जो शेप है ये आपको ऐसी दिखनी, ये शेप ऐसी दिखनी, मतलब उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो आपके एसिम्प्टोट्स बन जाते हैं। और आप ये जान रहे हो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए ये हाइपरबोला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो इस केस को हमने डिस्कस करना है, ये और पर्टिकुलर टाइप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। यहाँ पर जब भी आपको ऐसी कोई शेप मिलती है तो क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, जब भी शेप ऐसा मिल रहा है मतलब आप यदि डायग्राम को समझें तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो एक्स बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में वाई कम होगा। तो जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हो वाई जो है वो डिक्रीज होगा।
चाहे आप नेगेटिव वैल्यूज की भी बात कर लें, जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वाई जो है वो डिक्रीज हो। जब एक वेरिएबल इंक्रीज करो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो तो ये तभी होता है जब एक्स एंड वाई बोथ दी वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे। तो उस केस में यहाँ पर जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस केस में एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। कभी भी आपको दो का प्रोडक्ट यदि कोई कांस्टेंट दिया है तो हमेशा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि y बराबर सी स्क्वायर बाई, मतलब y एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप यदि x को इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज होगा, यदि आप x को डिक्रीज करोगे तो y इंक्रीज होगा। कभी भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया है तो हमेशा जो शेप बनेगा वो हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला नहीं, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री होता है। और इसमें एक और बात ये है, यदि ये सी स्क्वायर की जगह पर मैं माइनस सी स्क्वायर लिखूं तो ये वाली शेप मिलती है। यदि मैं यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर की जगह माइनस सी स्क्वायर लिखूंगा तो फिर ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो ब्लू कलर से बना है, ये एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के साइन बिल्कुल सेम होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव। तो यदि आप y को, इस केस में यदि आप y को पॉजिटिव डालेंगे तो x भी पॉजिटिव आएगा, और इस केस में y को नेगेटिव डालेंगे तो x भी नेगेटिव। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो इसका जो इक्वेशन है ये एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जानते हो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई अपोजिट साइन के साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप x को नेगेटिव डालोगे तो y पॉजिटिव आएगा, और y को नेगेटिव डालोगे तो x पॉजिटिव आएगा। तो ये शेप मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली ओवरऑल मीनिंग ये है कि जब x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर तो उस केस में भी आपको जो शेप मिलती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलती है, क्योंकि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री होते हैं। तो मैं आपको कल की क्लास में, ये कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सिस्टम से मैं 45 डिग्री रोटेट करके रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन तक पहुंचाऊंगा, और फिर जो हमको ये शेप मिलेगी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, ये सारी बातें कल हम डिस्कस करके, ये आपके हाइपरबोला के चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा, तो कल हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है ऋषभ? हाँ सर वो जो इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, उसको सिर्फ सी नहीं लिख सकते क्या, सी भी कांस्टेंट लिख के साथ? सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि सी पॉजिटिव होगा तो फिर ये आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, सॉरी ये आपका सेकंड, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, और यदि सी नेगेटिव होगा तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इसलिए सी स्क्वायर लिख देते हैं, कि सी स्क्वायर लिखने का मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। यदि आप केवल एक नंबर लिखोगे सी, तो फिर उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो सी आपने लिया है वो पॉजिटिव लिया है कि नेगेटिव लिया है। पॉजिटिव लिया है तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव लिया है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। दो ब्रांच मिलेंगी, वो मिलेंगी कहाँ पर वो आपको बताना, अपोजिट क्वाड्रेंट में मिलेगी। ठीक है, ओके सर। चलिए, सो क्वेश्चन भी अपन कल ही करेंगे इसका। कल बाकी जो कहानी है वो कल आगे बढ़ाएंगे, कल अपन चैप्टर का अंतिम पड़ाव पर आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय एवरीवन। सर कल क्लास रहेंगी? क्या? संडे को क्लास रहेंगी सर? कल का मतलब ये होता है अगली क्लास जब भी होगी। ठीक है, बाय एवरीवन।